बस चलो स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद से होंगे और आपका फिर इस्तकबाल है मुफ्ती साहब की शानदार और उम्दा टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक डे पर। आज इंशाल्लाह हमारे अहम और मुअज़्ज़ज़ और मौक़र मेहमान जनाब आसिम इफ्तिखार साहब हैं, जो इंशाल्लाह अभी स्ट्रीम पर तशरीफ लाएंगे। उनको मुफ्ती साहब ने दावत दी है खुसूसी तौर पर। वो इंशाल्लाह स्ट्रीम पर आकर आज हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और अहम नुकात बयान करेंगे। तो आप तमाम सामीन से गुजारिश है कि उसको जरूर सुने, उसको नोट भी करें, अपने पास एक नोटबुक लेके रखें, नोटबुक और पेन, और उसको नोट करते रहें। जो रिवायती अंदाज में जो और दीगर हजरात जिस तरीके से हिस्ट्री बयान करते हैं वो अंदाज नहीं रहेगा, बल्कि आसिम आसिम इफ्तिखार भाई का इंशाल्लाह एक अलग और नया और अलहदा अंदाज रहेगा, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा और बहुत अहम भी रहेगा। तो इंशाल्लाह आसिम भाई को अभी कुछ देर में वो आते ही होंगे, तो इंशाल्लाह उनको भी दावत देंगे। और उससे पहले हम अपने बहुत ही मौक़र और मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करें कि मुफ्ती साहब आप इस स्ट्रीम पर तशरीफ लाएं और जनता को सलाम करें, पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह। इंशाल्लाह एक हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेहतरीन स्ट्रीम है, जिसके अंदर आसिम भाई को मदऊ किया गया है। बस आसिम भाई तशरीफ लाएंगे, उससे पहले पहले जैसे इस स्ट्रीम का एक सिलसिला रहा है, रिवायत रही है कि कुछ कुरान की तिलावत कराई जाती है, नात पढ़ाई जाती है। तो आज चूंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मुनासिबत से एक तराना पढ़ा लिया जाए, ये मैंने सोचा। तो उस तराने के लिए मैं इंशाल्लाह मदऊ करूँगा हमारे ख़ास साथी साहिल मनवा को, कि वो आएंगे और अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर स्टार्ट के अंदर शुरुआत के अंदर एक तराना पेश करेंगे। और तराने के बाद इंशाल्लाह आसिम भाई आ जाएंगे और फिर अपनी पीपीटी के जरिए आप हजरात के सामने स्टेप बाय स्टेप तरतीब वार अपनी गुफ्तगू रखेंगे। तो आप हजरात उसको नोट करिए। और चूंकि स्ट्रीम इस टॉपिक पर है, तो जो भी कॉलर्स आएंगे तो उनको इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर लेने की जो है वो गुंजाइश है। इसके अलावा टॉपिक से हटने की उनको इजाजत नहीं है। किसी और मौके से जब कोई और टॉपिक रहेगा तो कोई और आप क्वेश्चन आंसर लेकर आ सकते हैं, लेकिन आज जो सवाल और जवाब भी आप लेकर आएंगे तो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा आपका क्वेश्चन, रिपब्लिक डे से होगा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा, तो उसके ऊपर आपको आंसर दिया जाएगा। उसके अलावा कोई और होगा तो आपको मना कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयार हो जाए। बाकी माशाल्लाह हमारे साथ बहुत सारे साथी हमारे जुड़ गए हैं। तो जो भी जुड़ गया है अपने दोस्त अहबाब के अंदर, अपने हल्के अहबाब के अंदर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और अपने दीगर जितने भी आपके ग्रुप वगैरह है उसके अंदर शेयर कीजिए और इसको पहुंचाइए और लोगों को बताइए कि हिस्ट्री की मालूमात आपको इंशाल्लाह इस स्ट्रीम से आज मिलने वाली है। तो चलिए तराने के लिए हम अपने साहिल साहब को दावत देते हैं कि अपने यही अंदाज के अंदर मुख्तसर तौर पर कोई एक तराना पेश कर दें आज के इस स्ट्रीम की मुनासिबत से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तराना पेश कर रहा हूँ, बगौर समात फरमाए। ऐलान है हमारा मेरी जानो दिल से प्यारा, ये मुल्क है हमारा, हमें मुल्क है ये प्यारा। ऐलान है हमारा मेरी जानो दिल से प्यारा, ये मुल्क है हमारा, हमें मुल्क है ये प्यारा। तारीख इस वतन की अपने लहू से लिखी, आंखों का है ये तारा, हमें मुल्क है ये प्यारा।
तारीख इस वतन की अपने लहू से लिखी, आंखों का है ये तारा, हमें मुल्क है ये प्यारा, माशाअल्लाह। ऐलान है हमारा, मेरी जानो दिल से प्यारा, ये मुल्क है हमारा, हमें मुल्क है ये प्यारा। गद्दार बहुत आला, माशाअल्लाह। कहने वालों, तारीख देखो पढ़कर, गद्दार कहने वालों, तारीख देखो पढ़कर, किस किस तरह हुए हैं कुर्बान इस वतन पर, चमका के गुल सीता को कुर्बान करके जान को, चमका के गुल सीता को कुर्बान करके जाको, अशफाक ने पुकारा, हमें मुल्क है ये प्यारा, ऐलान है हमारा, मेरी जानो दिल से प्यारा, ये मुल्क है हमारा, हमें मुल्क है ये प्यारा। चाहत से नफरतों का दामन रफू किया है, गंगा के पानी से भी हमने वुजू किया है, चाहत से नफरतों का दामन रफू किया है, गंगा के पानी से भी हमने वुजू किया है, इश्को वफा का पैकर है मेरे दिल के अंदर, अमनो अमा का दारा, हमें मुल्क है ये प्यारा, ऐलान है हमारा, मेरी जानो दिल से प्यारा, ऐलान है हमारा, मेरी जानो दिल से प्यारा, ये मुल्क है हमारा, हमें मुल्क है ये प्यारा। अजदाद की हमारे मीरास है ये मिट्टी, क्यों न लुटाए इस पर हम लोग अपनी हस्ती, अजदाद की हमारे मीरास
पास है ये मिट्टी, क्यों न लुटाए इस पर हम लोग अपनी हस्ती। आदम ने भी यहीं पर रखे कदम जमी पर, आदम ने भी यहीं पर रखे कदम जमी पर। आंखों का है ये तारा, हमें मुल्क है ये प्यारा, ऐलान है हमारा, मेरी जानो दिल से प्यारा, ये मुल्क है हमारा, हमें मुल्क है ये प्यारा। आखिरी लाइन शेयर कर रहा हूं। इस मुल्क की जमीन पर हमने किया है सजदा, फिर मादरे वतन का हमने दिया है दर्जा। इस मुल्क की जमीन पर हमने किया है सजदा, फिर मादरे वतन का हमने दिया है दर्जा। ओढ़े कफन बदन पर जाएंगे इसके अंदर, यही इश्क है हमारा, हमें मुल्क है ये प्यारा, ऐलान है हमारा, मेरी जानो दिल से प्यारा, ये मुल्क है हमारा, हमें मुल्क है ये प्यारा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाल्लाह साथी जो कमेंट आमीन में सुन रहे थे आमीन। उन्होंने भी दाद दी, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसके अंदर क्या फ़र्क है, ये फ़र्क हम बार बार बयान करते रहते हैं कि नेशनलिज्म के अंदर और मुल्क से वतन से मोहब्बत के अंदर, और उसको मुकद्दम इतना कर देना कि जो इस्लाम है उसको मौखर कर देना, तो इसके दरमियान में फ़र्क हमेशा से वाज़े करते रहे हैं। और आज भी इंशाल्लाह इस स्ट्रीम के दौरान हो सकता है कि इस बात के ऊपर कोई सवाल करे उसका जवाब मिले। तो एक तो होता है इजहार मोहब्बत, वो तो एक फितरी चीज़ है। आदमी जहाँ से पैदा होगा, जहाँ जिस मिट्टी से होगा या जिस वतन में रहेगा, जिस मुल्क में, उसके बारे में तो वो बयान करेगा। तो समझ लीजिए कि फितरी चीज़ है। बाकी उसके अलावा जो नेशनलिज्म का भूत चढ़ा हुआ रहता है वेस्ट के ऊपर या आजकल जो लोगों के ऊपर है, तो उसके अंदर जो मुलव्वस होता है उसका मामला थोड़ा सा अलग होता है। खैर, हमारे साथ माशाल्लाह हमारे बहुत ही मौक़र और मुअज़्ज़ज़ जो साथी हैं, आसिम इफ्तिखार साहब तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो अब बिला किसी ताख़ीर के मैं आसिम इफ्तिखार साहब को कहूँगा कि हज़रत आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन को पेश करके आज जो हमारा मौजू है और इस टीम का जो उन्वान है उसके ऊपर अपने अंदाज में बातें रखना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? बखैर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है आप। कल रिपब्लिक डे है तो उसकी मुबारकबाद लोगों को। फिर इंशाल्लाह हम आगे आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। जी जी नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे की तरफ नेक्स्ट। तो
सबसे पहले ये जान ले बेसिक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। यानी कि जो रिपब्लिक डे है, एक इंडिपेंडेंस डे है, एक रिपब्लिक डे है, दो अलग अलग चीजें। जो रिपब्लिक डे है उसका ताल्लुक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है कि इस दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का नफाज अमल में आया था 1950 में। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल किया गया और इसको नाफिज किया गया था इंडियन स्टेट में। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी तारीफ के एतबार से इंडिया का सुप्रीम लॉ है। और इसको बनाने में जैसे आज कैसा है कि पार्लियामेंट काम करती है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करती है कानून बनाने में, लेकिन जो इंडिया का कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो बुनियाद और सब कुछ जो बनी है उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। इंशाल्लाह आगे तारीख में देखेंगे, जब उसकी हिस्ट्री को देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है इस पर पूरा काम किया था। अब हम इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं। इसकी तारीख बहुत लंबी है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज होता है, इसके अंदर जो एवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है, जो आज हमारे पास पहुंचा है, और इसकी जड़ें जो है ना वो ब्रिटिश हुकूमत में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत गहरी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है उसकी जो जड़ है वो आपको ब्रिटिश जो रूल था उसमें आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो हम अगले इस पे चलते हैं। जब पहली मर्तबा इसके बाद समझें कि हुआ यूं कि थोड़ा सा इसको समझने के लिए कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया, कैसे काम हुआ है सारा। आपको पता है कि ब्रिटिश आए थे इंडिया, उन्होंने जो है शुरुआत की मद्रास और बंगाल के एरिए से। यानी कि ये दोनों पोर्ट हैं, ये दोनों समंदर से लगे हुए इलाके हैं। बंगाल का जो इलाका है वो भी समंदर से लगा हुआ है, और मद्रास जो चेन्नई का इलाका है वो भी समंदर से लगा हुआ है। तो इन सारे इलाकों पे धीरे धीरे, और एक मुंबई भी था, एक मुंबई एक तीसरी जगह, तो ये तीनों जो हैं वो समझें कि एक तरीके से ब्रिटिश की कारोबार की सबसे बेहतरीन जगह पाई, जो कि समंदर से लगे हुए इलाके थे। इन्होंने सबसे पहले बंगाल में कब्जा जमाया, यानी एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे समझे कि ये उभर कर आए कहाँ, बंगाल में। और बहुत मशहूर जंग है जो 1757 की है, वो सबको पता है। तो 1757 की जंग में जो बंगाल की हुक्मरानी थी वो ख़त्म हो गई, और वो ब्रिटिश एम्पायर के पास, ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास चली गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब इंडिया के जिस जिस हिस्से में अपने ताकत बढ़ाती गई वो उसकी देख रेख करने लगी। सारे उसके जो भी मुआशी मसले थे, पॉलिटिकल अफेयर्स थे, वो सब देखने लगे। बहुत सारे जो छोटे छोटे राजा महाराजा वगैरह थे, या बादशाह थे, या नवाब थे, जो भी थे, तो वो बुनियादी तौर पे अगर रहते भी थे जो बंगाल के इलाके में, तो वो ब्रिटिश के अंदर काम करते थे। उनको खिराज देना या उनको टैक्स देना या उनके जो भी मुआशी मसले हैं वो सब ब्रिटिश देखते थे। फिर धीरे धीरे करते हुए बहुत बड़े इलाकों में इनका कब्जा होता गया, मुगल एम्पायर कमज़ोर होती गई। उसके बाद वो बहुत सिमट के रह गई। 1857 में उसकी जो हुकूमत है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ लाल किले तक महदूद होकर रह गई थी। फिर हम सबको पता है कि 1857 में हिंदुस्तान के बड़े बड़े नवाबों ने, राजा महाराजाओं ने जो है बहादुर शाह जफर को अपना लीडर मुंतखब किया, अपना नेता चुना, और कहा कि हम बहादुर शाह जफर के अंडर में इंडियन जो इंडिपेंडेंस वॉर है उसका हम आगाज करते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली हिंदुस्तानियों को, और ब्रिटिश जो है वो लाल किला पे जो एक सिंबॉलिक समझें कि बस अलामती तौर पे एक हुकूमत रह गई थी मुगलों की, वो भी ख़त्म हो गई 1857 में। तो 1857 में लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में हुकूमत हुई, बगावत हुई, या जो जंग छिड़ी वो बहुत बड़े पैमाने पे ब्रिटिश के खिलाफ। खैर हम उस आज़ादी की तारीख में नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि जो यूनाइटेड किंगडम है, जो मौजूदा तौर पे समझ लो जो इंग्लैंड है आज का, हालांकि उसमें बहुत बड़ा एरिया था उस वक्त, उनकी जो हुकूमतें थी बहुत बड़े इलाके में थी, लेकिन आज समझ लें जो लंदन है और इनके इंग्लैंड है, तो वो बुनियाद थी उनकी। तो वहाँ की जो असल हुक्मरानी थी, जो वहाँ की मलका थी, उन्होंने कहा कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रहा है, अभी ब्रिटिश एम्पायर राज नहीं कर रहा है इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ कर रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मातहत है किसके, ब्रिटिश एम्पायर के। लेकिन अभी डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में इंडिया नहीं गया कॉलोनी के तौर पे। 1857 की समझें कि जंग के बाद ब्रिटिश जो शाही खानदान था उसने जो है कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब जो है हुकूमत आप हमें ट्रांसफर करिए। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो
चला गया किसके अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी बुनियादी तौर पे देखरेख कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इंडिया की देखरेख करेगी, और जो वहां की मलका थी वो इम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है वो कहलाई। बहरहाल लाल किला पे जो है वो झंडा फहराया गया किसका, ब्रिटिश एम्पायर का, 1857 में। उसके बाद इन्होंने पहला समझेंगे एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इससे पहले भी बहुत सारी कानूनी तरमीमात होती रही थी, लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो सब कुछ होता था कहाँ, इंग्लैंड में होता था, और उसके असरात यहाँ देखने को इंडिया में मिलते थे। बस आप जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोल के, इससे पहले कोई तरमीमात नहीं हुई थी या कानून नहीं बना था। इससे पहले जो भी कानून बना था वो छोटे मोटे सतहों पे था, समझ लें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये 1858 में आता है। अब हम आगे देखते हैं कि जो एक्ट है ये क्या है और किस तरीके से फिर इसके अंदर क्या। तो ये बुनियादी तौर पे ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में जाने की वजह से उन्होंने सोचा कि अब जो है हम एक कानूनी तौर पे कुछ बनाते हैं, ताकि जो इंडिया है उसकी जो कानूनी हैसियत है वो यानी कि एक रुकन के तौर पे, किसके, ब्रिटिश एम्पायर के एक रुकन के तौर पे हो जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडाइट कर दिया गया, यानी उसको जो है समझे तहलील कर दिया गया। उसकी जो पॉलिटिकल पावर थी या पॉलिटिकल जो भी इन्फ्लुएंस था उसको तहलील कर दिया गया एज अ गवर्नमेंट। अब यानी कि जो इंडियन टेरिटरीज थी उसको समझें कि ये ब्रिटेन के अंदर में चला गया, यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर में। अब यूके कहा जाता है, पहले ये ब्रिटेन कहा जाता था। और जो ब्रिटिश क्वीन थी वो जो है इसको डायरेक्ट कंट्रोल करती थी। इसके अलावा समझें कि एक इंडियन सिविल सर्विस जो था उसको फॉर्म किया गया कि इंडिया को चलाने के लिए, लेकिन ये बहुत बुनियादी यानी कि समझे कि खाका था। इसके बाद जो फर्स्ट सेक्रेटरी था वो उस यानी कि स्टेट ऑफ इंडिया जो बना, तो उसका जो फर्स्ट सेक्रेटरी था लॉर्ड स्टैनले, उसका जो है वो नामजद होना वगैरह वगैरह। अब इसके बाद 1858 के बाद फिर 3 साल के बाद ही हम देखते हैं कि एक दूसरा जो है फिर इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट होता है, एक एवोल्यूशन होता है 1861 में। और इस एवोल्यूशन के अंदर कह लें कि इसी ज़माने में कुछ दिन पहले जो है सर सैयद ने 1857 की जंग के बाद सर सैयद ने एक किताब लिखी है, बहुत मशहूर किताब है, असबाब बगावत हिंद, है ना, असबाब बगावत हिंद। उसमें उसने एक तज्जिया किया है कि क्यों बुनियादी तौर पे इंडिया के अंदर यानी कि आज़ादी की जंग छिड़ी गई। और इसमें मतलब सब सारे लोगों का हिस्सा था, लेकिन जो कह लें कि बुनियाद यानी कि थी इस जंग को छेड़ने में, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को ज़्यादा मातूब किया गया और चुन चुन के जो है उनको टारगेट किया गया मुसलमानों को। आगे देखेंगे भी, फिर एक लॉ भी आता है 1870s में, खास करके वो मतलब वो लोग जो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जिहाद की दावत दे रहे थे उनको कर्ब करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। तो 1861 में हम अगली स्लाइड पे हैं। 1861 तो 1861 का जो एक्ट है वो बुनियादी तौर पे क्या है, एक यूनाइटेड किंगडम के अंदर यानी जो पार्लियामेंट था उसको ट्रांसफॉर्म करके इंडिया को एक पावर दिया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये फंक्शन करेगा इंडिया के अंदर, खुद जो है वो एक कैबिनेट रन करेगा। कैसे रन करेगा, यानी उसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे समझे कि 5-6 आपके अलग अलग कैबिनेट यानी कि डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट समझ लें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, आप समझ लें कि जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट एक हो गया मिसाल के तौर पे समझ लें, या मिसाल के तौर पे समझ लें फाइनेंस डिपार्टमेंट एक हो गया। तो इन सारे डिपार्टमेंट को एक आदमी के अंदर दे देना, तो ये जो है पोर्टफोलियो सिस्टम होता है। तो इस तरीके से देखते हैं एक बुनियादी कैबिनेट का खाका जो हमको 1861 में देखने को मिलता है। सर सैयद ने अपनी किताब में ये प्रपोजल दिया था कि आप ऐसा करिए कि अगर आप फ्यूचर में इस तरह के जंग को रोकना चाहते हैं, मतलब आपके खिलाफ लोग यहाँ के ना हो, इंडिया के लोग आपके खिलाफ जंग ना करें, तो उसके लिए चाहिए कि आप क्या करिए कि कुछ यहाँ के देसी लोगों को आप अपनी हुकूमत में जगह दीजिए।
इसको उन लोगों ने सीरियस लिया इस मशवरे को उस किताब से, और उन्होंने कुछ लोगों को शामिल भी किया। बुनियादी तौर पर आई थिंक 3 लोगों को जो है उन्होंने शामिल किया 1861 में, बनारस और पटियाला और एक और जगह के जो है वो राजा थे, उनको इन्होंने शामिल किया। एक जो और चीज देखने को मिलती है 1861 के यानी कि समझे एक्ट में, वो ये है कि इससे पहले जो 1858 में हुआ था वो बिल्कुल सेंट्रलाइज था, मतलब अलग अलग सूबे वगैरह कुछ भी अलग अलग नहीं, एक ही जगह से सब कुछ होता था। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं 1861 में कि बहुत बड़ा इलाका है, तो जो बम्बई का और मद्रास का जो प्रेसिडेंसीज थी, जो इलाके थे ना मुंबई और मद्रास, इनको थोड़े से इख्तियार दे दिए जाए। ठीक है, हम एक सेंट्रलाइज रहेगा वे कि जैसे काम हो रहा है सेंट्रलाइज वे में वैसे होता रहेगा, लेकिन एक रिकॉग्निशन जो है वो उनको भी मिलनी चाहिए, किनको, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को। तो इस तरीके से देखते हैं कि 3 जो है फिर ताकतें देखें, यानी कि सेपरेशन मान लें एक तरीके से, लेकिन बहुत ज्यादा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को अपने से फैसले लेने के इख्तियारात नहीं थे। उनको जो दिए गए थे वो पीस एंड गुड, यानी गवर्नमेंट के, मतलब समझे कि दाखिली तौर पे उनको पीस मेंटेन करना है, गवर्नमेंट को कैसे रन करना है दाखिली, जैसे आजकल मिसाल के तौर पे समझे शहरों के अंदर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेयर वगैरह काम करते हैं ना, बहुत महदूद इख्तियार के साथ वो काम करते हैं, तो उस तरीके के जो है वो कुछ इख्तियारात उनको दिए गए थे। उसके बाद फिर अब ये वो दौर है कि जिहाद की जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। इंडिया को जो है दारुल हर्ब करार दिया गया है और अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद, इसको जो है एक यानी दीनी फरीज़े के तौर पे माना गया, और बहुत सारे लोग आए जिहाद करने के लिए, और ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ समझे कि मुसलमानों की पूरी आबादी जो है हो गई। तो इसको देखते हुए उन्होंने एक लॉ को इंसर्ट किया। ये पहले से था, ये लॉ पहले से था 1830s के आसपास, 1830 के आसपास ये लॉ था, लेकिन बाद में खत्म कर दिया गया था। लेकिन 1870 में इन्होंने फिर से इसको दाखिल किया। ये अभी सेक्शन 124A के नाम से जाना जाता है इंडिया में, ना, जिसको सेडिशन लॉ कहते हैं, जिसका गलत इस्तेमाल करते हुए खामखा लोगों को आज भी जो है वो जेल के अंदर डाला जाता है। तो 1870 के अंदर इस लॉ को इंसर्ट किया गया जेम्स स्टेफन के जरिए से, कि इनको डील करने के लिए नीड फॉर स्पेसिफिक सेक्शन। स्पेसिफिक सेक्शन कौन था, जिसको आज कुछ लोग जो है वो मतलब जिहादी सेक्शन कह सकते हैं, कि बुनियादी तौर पे वो लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग करने को अपना दीनी फरीजा समझते थे, उनके खिलाफ जो है ये लॉस पास हुए। सबको पता है वो कौन लोग थे, क्या थे, जिन्होंने जंग के जरिए जो है वो आज़ादी की कोशिश की कि हम जो है वो हथियार के जरिए अंग्रेजों को इंडिया से बाहर करेंगे। देखिए ये जो यानी शुरू से ही एक सोच ऐसी रही थी कि मुसालहत की जाए अंग्रेजों के साथ। इस सोच के बड़े हामी जो हैं आपको मुसलमानों में सर सैयद मिलेंगे कि वो प्रो ब्रिटिश थे, वो ब्रिटिश के साथ थे, और वो वक्तन फवक्तन वो खुद उसमें नौकरी भी करते थे, उनके जज थे, मतलब काफ़ी इख्तियारात थे उनके, और उन्होंने काफ़ी मशवरे भी दिए उनको, एडवाइजरी के तौर पे भी कभी कभी काम किया। लेकिन मुसलमानों की जो मेजॉरिटी थी उन्होंने कभी इस तरह से नहीं सोचा कि इनके साथ मुसालहत की जाए, बल्कि वो हमेशा एक ऑफेंसिव वॉर में रहे ब्रिटिश के खिलाफ, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी ज़्यादा उठाना पड़ा। बहरहाल ये हमारे 15 अगस्त का मौजूद है, तो इसको हम ज़्यादा तवील नहीं देंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आज फोकस करेंगे। इसी दरमियान देखते हैं कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वो गठन होता है, उसको जो है बनाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में। और बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि इसको बनाने में ना मतलब एक किरदार ऐसा है जो समझ लें कि वो अंग्रेजी है, तो नाम डेविड ह्यूम है। तो उसने जो है वो मशवरा दिया था कि एक ऐसी यानी कि कमेटी बनाई जाए जो यानी कि गवर्नमेंट को, जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके साथ इंडियन लोगों के लिए जो है कुछ मशवरे दें या कुछ बातें करें, या फिर इस तरीके से उनकी डिमांड क्या है वो जो है आनी चाहिए, उनका भी जो पक्ष है इंडियन लोगों का वो भी दिखना चाहिए। तो उन्होंने जो है वो कहा कि ठीक है ऐसी एक जो है बनानी चाहिए। इसके लिए फिर इन्होंने INC पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझेंगे
यानी कि कहा, इसका आइडिया प्रपोज किया उसको A.O. ह्यूम, ये उनका नाम था। ये बुनियादी तौर पे ये हैं, ब्रिटिश हैं। इसमें एक और जो इंडियन थे वो दादा भाई यानी कि नौरोजी